एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत। गुजरात शहर के अहमदाबाद गांव में एक छोटी सी चौल में दो परिवार रहते थे। एक था रवि का परिवार और एक था पिया का परिवार। रवि के परिवार में सिर्फ उसके पापा आलोकनाथ सिंह और मां देविका सिंह ही थे। लेकिन पिया के परिवार में उसके मामा राजेश मिश्रा और मामी राधा मिश्रा और एक छोटी बहन जो कि पिया के मामा की बेटी रानी थी। इन दोनों के परिवार में बहुत ही प्यार था। अभी रवि, पिया और रानी तीनों छोटे छोटे ही थे, इसीलिए वो लोग हमेशा एक साथ ही खेलते थे। अभी तक हमने इस कहानी की कुछ मुख्य कैरेक्टर के बारे में देखा, तो चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। अहमदाबाद के उस छोटे से चौल में रहने के बावजूद भी रवि के सपने काफी बड़े बड़े थे। उसने एक ऐसो आराम की जिंदगी जीने का सपना देख रखा था। वैसे वो अभी छोटा ही था, लेकिन गरीबी के कारण वो कुछ काम भी कर लिया करता था जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। लेकिन ये बात जब रवि के पापा यानी कि आलोकनाथ को पता चली तो उसने रवि की खूब पिटाई कर दी, क्योंकि रवि उस पैसे से जुआ सब खेलने लगा था ताकि वो जल्द अमीर बन जाए। और इधर पिया, जो कि एक सीधी सी लड़की थी, बेचारी के माँ बाप उसके जन्म के कुछ महीने बाद ही चल बसे थे, तभी से वो अपने मामा के घर में रहती थी। लेकिन उसकी मामी यानी राधा को वो फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती थी। वो हमेशा पिया को परेशान ही करती थी, लेकिन रानी पिया से बहुत ही प्यार करती थी। एक दिन रवि अपने पापा से छुपके जुआ खेलने चला गया था। ये बात पिया को उसकी एक सहेली से पता चल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर में उसने रवि के पापा को सारी बात बताना सही समझी और बिना समय गावे उसने आलोकनाथ के पास जाकर बोली, चाचा जी, रवि कुछ बदमाश लड़कों के साथ आज फिर जुआ खेलने गया है। क्या कहा बेटा? रवि फिर जुआ खेलने गया है? आज आने दो उसे, आज तो उसकी ये आदत को मैं छुड़ा ही दूंगा। रवि डेली की तरह आज भी शाम के समय में घर आया और देविका से बोला, माँ मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत ही भूख लगी है। तभी पीछे से आलोकनाथ की आवाज आती है, आज तो मैं तुम्हारी सारी भूख ही खत्म कर देता हूँ। और रवि की तरफ मारने के लिए बढ़ने लगा। रवि अपने पापा को इस तरह गुस्सा में अपने तरफ बढ़ते देख डर के देविका के पीछे जाकर छिप गया। आलोकनाथ जी रवि से कहते हैं, आज तुझे कोई भी नहीं बचा सकता है, खुद तेरी माँ भी नहीं। देविका तुम बीच में से हट जाओ, आज मैं इसे सुधार ही दूंगा। पर अपने बेटे को इस तरह पिट रहे देख देविका से रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो बीच में आ बार बार पूछी जा रही थी, पहले हुआ क्या है ये तो बताइए, आप क्यों मेरे बेटे को मार रहे हैं? हुआ क्या है ये तुम अपने इस सपूत से ही पूछो ना, यही बताएगा तुम्हें। आज ये फिर से कुछ बदमाश लड़कों के साथ जुआ खेलने गया था। वो तो अच्छा हो पिया बेटी का जो उसने मुझे बता दिया। क्या रवि जुआ खेलता है? देविका जी ये बात घबरा के अपने पति से पूछी। हाँ, एक बार मैंने भी इसे जुआ खेलते पकड़ा था, उस वक्त भी इसकी पिटाई की थी और इसने बोला था कि आगे से ये ऐसी कोई गलत काम नहीं करेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा अब मुझसे झूठ भी बोलने लगा है। ये बोल रवि को देविका के पीछे से निकाल कर खूब मारने लगा और उसे एक कमरे में बंद कर दिया और देविका की तरफ देखते हुए बोला, खबरदार, जो तुमने इसे आज खाना दिया, एक दिन भूखा रहेगा ना, तब इसे सब समझ आ जाएगा। रवि कमरे में एक कोने में बैठकर रोए जा रहा था और बोले जा रहा था कि ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया पिया। मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था, पर तुमने तो दुश्मनों वाला व्यवहार किया है मेरे साथ। आज से तुम मेरी दोस्त नहीं दुश्मन हो और मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इधर आलोकनाथ जी देविका से बोले, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने आज रवि को उतना मारा है, पर मैं भी उसका बाप हूँ। मैं ये कैसे देख सकता हूँ कि मेरा बेटा मेरे सामने ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। अभी वो छोटा है, इसीलिए उसे सही गलत का समझ नहीं है। मैं जानती हूँ जी, लेकिन मैं भी क्या करूँ, उसकी ऐसी हालत मुझसे नहीं देखी जी रही है। अब मैं उसे खाना खिलाने जा रही हूँ। हम तुम खिला दो उसे खाना, मुझसे तो वो बात भी नहीं करेगा। तभी देविका अपने पति को देखते हुए पूछी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं जी। हम परेशान तो हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग यहाँ से कहीं शहर चले जाए। वैसे भी यहाँ पर तो कोई ढंग का काम भी नहीं मिल रहा है, ऊपर से रवि गलत संगति में चला जा रहा है। हो सकता है कि अगर हम शहर गए तो मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए और हम रवि को एक अच्छी स्कूल में डाल देंगे। आप शायद ठीक ही कह रहे हैं। वैसे भी यहाँ तो रवि की पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, स्कूल भी कितनी दूर है। ठीक है, तो तय रहा, हम कल ही शहर के लिए निकल जाएंगे। तुम सारा सामान पैक कर लो। ठीक है जी। ये कहकर देविका जी रवि के पास खाना लेके जाती है और दरवाजा खोलते हुए कहती है, रवि बेटे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। रवि अपनी माँ को देखकर झट से उठकर उसके गले से लग जाता है और रोते हुए बोलता है, माँ आज पापा ने मुझे बहुत मारा है, वो बहुत ही गंदे हैं। बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, वो तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें मारते हैं ना, तुम भी तो गलती की है ना। माँ लेकिन मैं तो पैसे कमाना ही ना चाहता हूँ। हाँ बेटा, पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, पर गलत तरीके से कमाना बुरी बात है। अच्छा ये बातें छोड़ो, देखो मैंने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है, खा लो, और हम कल शहर जा रहे हैं, वहीं रहेंगे।
रवि खुशी के साथ पूछा, क्या सच में माँ? हम कल शहर जा रहे हैं माँ। लेकिन कहाँ जा रहे हैं? बेटा वो मुझे नहीं पता, पर कल हम जा रहे हैं इतना जानती हूँ। अब चलो तुम खा लो, फिर हमें सामान भी तो पैक करना है। उनके कहने पर रवि खाना खाने लगा। अगली सुबह आलोकनाथ और देविका अपनी सारी सामान घर के बाहर रखने लगी। तभी राजेश, जो कि पिया का मामा है, ने उन लोगों को बाहर सामान रखता देख लेता है और उनके पास जाकर पूछता है, क्या भाई आलोक, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो भी ऐसे अचानक से। हाँ भाई, हम लोग शहर जा रहे हैं, वहीं पर कुछ काम करेंगे और रवि को भी तो पढ़ाना है। तुम तो जानते ही हो यहाँ पर पढ़ाई का कोई साधन नहीं है। हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं भी। वैसे मैं कॉल करूंगा। तभी राजेश जी देविका के तरफ जाके बोला, प्रणाम भाभी, शहर जाके हम लोगों को भूल मत जाना। ऐसा कभी हो सकता है भला? आप सबके साथ तो जीवन का आधा समय बिता है। हम पिया और रानी बेटी को बहुत याद करेंगे। हाँ वो दोनों भी रवि को बहुत मिस करेगी, आखिर उसका दोस्त अब उससे दूर जा रहा है। रवि बेटा मिल लो अपने दोस्तों से, फिर कब मिल पाओ। जी अंकल, मैं जाके मिल लेता हूँ। और वो राजेश के घर जाकर रानी से तो मिल लिया, लेकिन पिया जो की खाना बना रही थी उससे नहीं मिला। मिलता भी कैसे, वो तो अब उसे देखना ही नहीं चाहता था। उसे तो लगता था कि वो यहाँ से सिर्फ उसी के कारण जा रहा है। तभी आलोकनाथ जी बोले, चलो भाई राजेश, तब हम अब निकलते हैं, पहुंचकर कॉल करेंगे। और वो सब एक गाड़ी में बैठकर जाने लगे। इधर जब रानी ने पिया को बताया कि उसका दोस्त रवि शहर जा रहा है, तो उसे तो यकीन ही नहीं हुआ और उसने रानी से पूछा, रानी लेकिन वो हमसे मिलने कहाँ आया है? दीदी लेकिन रवि तो हमसे मिलने आया था, क्या वो आपसे नहीं मिला? पिया रानी को बिना कुछ बोले दौड़कर बाहर गई तो रवि की गाड़ी बहुत दूर जा चुकी थी। उसने आगे बढ़कर अपने मामा से पूछा, मामा रवि कहाँ है? तो उन्होंने बोला, वो तो बेटा अभी अभी निकल गए हैं। पिया खुद में ही सोचने लगी, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, एक बार भी मिलने नहीं आया। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं था? लेकिन क्या मैं अब कभी भी उससे मिल पाऊंगी? 10 साल बाद अहमदाबाद के उस चौल में अब पिया, उसके मामा और मामी रहती थी। रानी को उसकी मामी ने बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था और पिया से घर का सारा काम करवाती थी। हालांकि राजेश को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो पिया से भी बहुत प्यार करते थे, पर राधा के सामने उसकी एक भी नहीं चलती थी। पिया अपने माँ पापा के फोटो के सामने बैठकर रोते हुए बोली, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए माँ पापा? यहाँ पर मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, सिर्फ मामा जी ही मेरी परवाह करते हैं, वो भी मामी के सामने कुछ नहीं कह पाते हैं। आप ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है जो मुझे मामी से इतनी मार पड़ती है? मुझे भी पढ़ने का बहुत मन था, पर शायद मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। तभी पीछे से राजेश ने पिया के पास आते हुए बोला, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। पिया अपने आंखों से आंसू पोंछकर बोली, प्लीज मामा जी, आप हमसे माफी ना मांगे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, शायद मेरी किस्मत में ही यही लिखा है। वैसे पिया देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अब तो वह बड़ी भी हो गई थी तो और ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाले। इधर मुंबई शहर में आलोकनाथ ने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया था, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से चल पड़ा था। उन लोगों के पास काफी पैसे भी हो गए थे। रवि ने भी अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था और बहुत ही ऐसो आराम वाली जिंदगी जी रहा था। हमेशा अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। उसके इस रवैये से आलोकनाथ और देविका बहुत ही परेशान हो गए थे। आलोकनाथ जी दुखी आवाज में बोले, हमने क्या सोचा था कि रवि को वहां से लेके बाहर आ जाएंगे तो वो एक अच्छा आदमी बनेगा, लेकिन वो तो बिल्कुल ही खराब होते जा रहा है। पढ़ाई पूरी करने के बाद से तो वो और भी बिगड़ गया है। उसके दोस्त भी नशे में ही डूबे रहते हैं हमेशा। कहाँ हम उसे जुआ खेलने से बचाने के लिए यहाँ लेके आ गए, लेकिन वो तो अब नशे भी करने लगा है। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। देविका एक गहरी सांस लेते हुई बोली। इधर रानी भी अब बड़ी हो गई थी, उसने भी ग्रेजुएशन कर लिया था, पर पिया की पढ़ाई की ख्वाहिश सिर्फ सपना ही बनकर रह गया था। वो दिन रात अपने मामी की टॉर्चर झेलती रहती और घर का सारा काम करती थी। उसने उसी जिंदगी को अपना जीवन समझकर स्वीकार कर लिया था, बिना किसी से कोई शिकायत किया सब कुछ सह लेती थी। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन पिया के मामा राजेश की तबीयत अचानक से बहुत ही खराब हो गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब पिया ने राजेश को जमीन पर गिरे हुए देखा तो वो दौड़कर राजेश के पास आकर नीचे जमीन पर बैठ गई और राजेश के सर को उठाकर अपने गोद में रखते हुए बोली, मामा आपको क्या हो गया? और मामी को भी आवाज दे रही थी। तभी अंदर से राधा निकलते हुए आए और पिया से पूछी, क्या हुआ? क्यों चीख रही है? मामी देखिए ना, मामा जी को क्या हो गया है, वो बेहोश क्यों हो गए हैं? पिया घबराते हुए बोली। जब राजेश पर राधा की नजर पड़ी तो वो घबराते हुए राजेश के पास आकर बोले जा रही है, हाय हाय क्या हो गया जी आपको? और दोनों ने राजेश को उठाकर एक चारपाई पर लिटा दिया और बगल के ही एक हकीम को बुला लाए।
तभी पिया घबराए हुए बोली, देखिए ना वैद्य जी, पता नहीं मामा जी को क्या हो गया है। हाँ पिया बेटा, मैं अभी देखता हूँ। और वह राजेश के पास जाकर कभी उसकी नब्ज देखता तो कभी धड़कन चेक करता। कुछ समय बाद वैद्य पिया और राधा के पास आकर बोलता है, देखिए अभी के लिए मैं इनको दवाई लिख देता हूँ, लेकिन इन्हें ब्लड कैंसर है, इनका जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग इन्हें किसी अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाइए, नहीं तो इनका बचना ना के बराबर है। ये सारी बात सुनकर पिया और राधा की तो जान ही सूख गई। भला ये गरीब लोग उतना पैसा कहाँ से लाएंगे जिससे राजेश का ऑपरेशन हो सके। पिया हिम्मत करके वैद्य को बाहर था छोड़ने गई। उन्हें भेजकर वो वापस अंदर आते हुए राधा से बोली, मामी आप घबराए नहीं, हम कुछ ना कुछ करके मामा जी को ठीक करके ही रहेंगे। इन्हें हम कुछ भी नहीं होने देंगे। राधा पिया को घूरते हुए बोलती है, हाय हाय, ये सब तेरे वजह से ही हुआ है, तू मनहूस है। जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा गई और अब इनके पीछे पड़ गई है। पिया ये सब सुनकर अपने आंसू को रोक नहीं पाए और रोते हुए अपने रूम में चली गई और नीचे जमीन पर बैठकर बहुत रोने लगी और खुद से ही बोलने लगी, क्या भगवान, मैंने आपका क्या बिगड़ा है। पहले आपने मुझसे मेरे माँ पापा को छीन लिया, फिर दोस्त को, और अब आप मुझसे मेरे मामा जो कि मेरे जीवन है उन्हें ही छीन लेना चाहते हैं। क्या मेरा नसीब इतना खराब है कि मैं जिनके जिंदगी से जुड़ूंगी उन्हीं का गलत हो जाएगा। फिर कुछ देर रोकर अपने आप को खुद ही संभालते हुए बोली, नहीं पिया, इस वक्त तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए, ना कि इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठकर रोना। अब अपने मामाजी को बचाने के लिए तुझे ही कुछ करना होगा। ये बोलकर वो मामाजी के कमरे की तरफ चली जाती है और उनके कमरे से उनका फोन लेके फिर अपने रूम में आ जाती है और एक नंबर निकलकर डायल करने लगती है। पिया खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलती है, रिंग तो जा रही है पर कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, क्यों। कुछ देर बाद कॉल रिसीव होता है और उधर से एक मोटी आवाज आती है, हेलो कौन। प्रणाम चाचा जी, आपने मुझे पहचाना। तभी आलोकनाथ जी बोल पड़े, पिया बेटा हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, कैसे हो आप, और घर में सब कैसे है। पिया उदासी भरे आवाज में बोली, बल कुछ भी ठीक नहीं है चाचा जी। क्या हुआ बेटा, आप हमें बताइए। चाचा जी, दरअसल वो मामा जी को ब्लड कैंसर हो गया है और उनका जल्द से जल्द किसी बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने को बोला गया है। लेकिन आपको तो पता है कि हमारे पास उनके ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए आपको कॉल कर दिए। क्या राजेश को ब्लड कैंसर है, लेकिन कैसे हुआ ये सब। अच्छा आप घबराए मत पिया, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये बोलकर आलोकनाथ ने फोन को रख देते हैं। इधर पिया राधा के पास जाकर बोली, मामी आप घबराए नहीं, मैंने आलोक चाचा जी से बात की है, उनको मामा जी के बारे में बताया तो उन्होंने बोला कि वो मामा जी को कुछ नहीं होने देंगे। पिया ये सब एक तसल्ली भरी आवाज में बोली, क्या तू सच बोल रही है पिया, वो लोग हमारी मदद करेंगे। हाँ मामी, उन्होंने बोला है। कुछ देर में चाचा जी ने बोला है कि वो खुद ही कॉल करेंगे। ठीक है, तब तू उनसे बात करके मुझे बता देना, तब तक मैं इनके पास ही रहती हूँ। पिया सिर्फ हामी में अपना सर हिला दिया और सोचने लगी, चाचा जी हमारी मदद तो करेंगे ना, नहीं तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज भगवान, इस बार आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। कुछ देर बाद पिया अपने कमरे में बैठकर फोन को ही बार बार चेक किए जा रही थी, तभी उधर से आलोक का कॉल आ गया। पिया झट से फोन उठाते हुए बोली, हाँ चाचा जी बोलिए। पिया बेटा, हमने तुम सब का ट्रेन का टिकट करवा दिया है, ट्रेन आज शाम की है, आप सब यहाँ आ जाए। हमने डॉक्टर से भी बात कर ली है, राजेश का ऑपरेशन यही हो जाएगा। पिया आलोकनाथ की बात सुनकर रोते हुए बोली, थैंक यू सो मच चाचा जी, आज आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। क्या पिया बेटा, आपने तो हमें पराया ही बना दिया। आप भले ही बड़ी हो गई है पर आज भी आप हमारे लिए वही छोटी सी पिया है, समझी। अब आप सब यहाँ आ जाइए, तब बात करेंगे। पिया थोड़ी खुश होते हुए बोली, ठीक है चाची, प्रणाम। ये कहकर उसने फोन रख दिया और मामी को सब बताने चली गई। राधा पिया को देखकर झट से पूछने लग गई, क्या हुआ, उन लोगों ने वापस से कॉल किया था क्या। हाँ मामी, अभी अभी हमारी चाची से ही बात हो रही थी। उन्होंने हम सभी की कल शाम वाली ट्रेन की टिकट करवा दिया है और वहाँ किसी बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी मामा जी के ऑपरेशन की बात कर ली है। अब हमें कल मुंबई के लिए निकलना होगा। ठीक है, तू इनके पास बैठ, मैं तब तक सामान पैक कर लेती हूँ। जी मामी। पिया अभी राजेश के पास बैठकर कुछ सोच ही रही थी कि तभी राजेश को होश आने लगा और वो होश में आते ही पिया को अपने पास यूं बैठे देखकर धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा, आपका चेहरा इतना मुरझाया क्यों है। मामा जी, आप कुछ देर पहले बेहोश हो गए थे तो हमने वैद्य जी को बुलाया, उन्होंने बताया कि आपको ब्लड कैंसर है। पिया एक गहरी सांस लेते हुए बोली, पिया बेटा, मुझे पहले से ही ये बात पता थी। जैसे ही ये बात राजेश जी ने बोली उसे सुन पिया एकदम से एकचका कर उनकी तरफ देखने लगी। क्या। हाँ बेटा, लेकिन हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ होते हैं जो इलाज करवा पाए, इसीलिए मैंने किसी को मेरी बीमारी के बारे में नहीं बताया। ये आप क्या बोल रहे हैं मामा जी, आपको क्या लगता है कि आपके बिना हम लोग जी पाएंगे।
मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर बात को आगे बढ़ाते हुए वो बोली, मैंने आलोक चाचा जी से बात की है, उन्होंने हम लोगों की कल की ट्रेन की टिकट करवा दिया है और वे वहाँ के किसी बड़े हॉस्पिटल में आपके ऑपरेशन के बारे में भी बात कर लिए हैं। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे मामा जी। राजेश जी पिया की ओर देखते हुए बोले, जरूर मैंने किसी का भला किया होगा जो मुझे इतनी प्यारी बिटिया मिली है। प्लीज मामा जी अब आप मुझे ऐसे मत बोलिए, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, अब तुम कुछ देर आराम कर लो, मुझे अब बेहतर महसूस हो रहा है। फिर कल से तो एक नया सफर शुरू हो जाएगा, अनजाना शहर है। ठीक है मामा जी, अब आप भी आराम कीजिए। ये बोल पिया वहां से उठकर अपने रूम की तरफ चली गई। रूम में पहुंचने के बाद वो अपना सामान पैक करने लगी। उसे जो जो जरूरी सामान लगा वो सब ले ली, फिर कुछ देर बैठकर सोचने लगी। कल से सच में मेरे लिए एक नया सफर ही शुरू होने वाला है। मुझे तो अकेले कहीं आने जाने में भी डर लगता है, ऊपर से वो शहर भी इतना बड़ा है, बिना किसी की मदद के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। प्लीज भगवान जी आप मेरे साथ हमेशा रहिएगा। और अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगी। रात का समय, मुंबई में। आलोकनाथ जी अपनी पत्नी से बोले, सुनो देविका, कल हमारे यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं जी? आपने हमें तो कुछ नहीं बताया है। वो अहमदाबाद वाले राजेश जी जो थे, याद है तुमको? हाँ जी, याद क्यों नहीं रहेगा, क्या हुआ उनको? दरअसल आज पिया बिटिया का फोन आया था, उसी ने बताया कि राजेश जी को ब्लड कैंसर हो गया है और उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। क्या? पर ये कैसे हो गया जी? तुम तो जानती ही हो कि उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है जो ऑपरेशन करवा पाए। तो हमने पिया बेटा को कह दिया कि वो लोग यहाँ आ जाए, हम राजेश जी का ऑपरेशन करवाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक किया जी। आखिर हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं। भले ही आज हमारे पास अच्छे खासे पैसे हो गए हैं, पर हमने भी उस समय को झेला है। भले आपने उन्हें बुला लिया, इसी बहाने सही सभी से मुलाकात भी हो जाएगी। हम इसीलिए हम तुम्हें बिना बताए ही उन लोगों को यहाँ बुला लिए। इधर राधा और पिया ने सारी तैयारी कर ली थी जाने की। तभी राधा अपनी बेटी को कॉल कर लेती है। हेलो माँ, प्रणाम, कैसी है आप? और घर में सब कैसे है? खुश रहो बेटा, अब तुम्हें क्या ही बताऊं। आज तुम्हारे पापा बेहोश हो गए थे। हमने वैद्य को बुलवा कर दिखाया तो उसने बताया कि तुम्हारे पापा को ब्लड कैंसर है और उनका जल्दी ही ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसीलिए हम सब कल मुंबई जा रहे हैं। क्या माँ, इतना सब कुछ हो गया और आप मुझे अब बता रही हो? मैं अभी ही निकल रही हूँ, कल शाम तक वहाँ पहुँच जाऊंगी, तब मैं आप लोगों के साथ मुंबई चलूंगी। हाँ बेटा, इसीलिए तो तुम्हें फोन किया ताकि तुम आ जाओ। ये पिया तो कोई काम की है नहीं, इसे तो लोगों से बात करने में भी डर लगता है, ऊपर से अनपढ़ भी है। रानी माँ की बात को बीच में ही काटते हुए बोली, प्लीज माँ, आप पिया दीदी के बारे में मुझसे ऐसे बात मत कीजिए, वो बहुत ही अच्छी है। और रही बात उनके अनपढ़ रहने की, तो वो तो आप भी जानती है कि वो क्यों नहीं पढ़ पाए। हाँ हाँ, अब तो तू बड़ी हो गई है ना, अब तो तू अपने माँ को ही सिखाएगी, मैं ही बुरी हूँ और सब अच्छा। अब बस कीजिए माँ, मैं आ रही हूँ। ये बोलकर रानी ने कॉल कट कर दिया और जल्दी से ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद पहुंच गई। अभी मुंबई की ट्रेन आने में टाइम था, इसीलिए वो सीधे घर चली जाती है। रानी जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है, अपनी बड़ी बहन को देख खुशी से बोल पड़ती है, पिया दीदी। पिया जो कि राजेश के कमरे के तरफ जा रही थी, लेकिन उसने जो आवाज सुनी उसके कदम अपने आप ही आवाज सुनते ही रुक गए और वो झट से पीछे मुड़कर देखी तो उसके सामने रानी, जो उसकी सबसे प्यारी बहन तो है ही, ऊपर से उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी, लेकिन वो उससे बचपन में ही दूर हो गई थी क्योंकि रानी को उसकी माँ ने पढ़ने बाहर भेज दिया था। रानी दरवाजे पर खड़ी ही बोली, क्या हुआ दीदी, आप मुझे गले से नहीं लगाओगी? क्या आपको खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ देखकर? पिया, जिसके आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलने लगे थे, वो खुशी भरे आवाज में बोली, पागल है क्या तू? मैंने तुझे कितने दिनों बाद देखा है ना, इसीलिए शौक हो गई। ये बोल वो झट से रानी को गले लगा लेती है। मैंने भी आपको दीदी बहुत ही याद किया है। आपके बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और आप जानती है वहां पर मेरा कोई दोस्त भी नहीं था दीदी। क्यों? क्या तुझसे कोई दोस्ती नहीं करता था? वैसे तू कितनी बड़ी हो गई है, ऊपर से खूबसूरत भी। हाँ हाँ दीदी, अब मक्खन लगाना बंद कीजिए, आपसे तो कम ही खूबसूरत हूँ। और मैं किसी से दोस्ती नहीं करती थी। पर क्यों रानी? क्योंकि आप ही मेरी दी और दोस्त भी हो, और ये अधिकार मैं और किसी को नहीं दे सकती, समझिए आप। रानी की बात सुन पिया हंसते हुए बोली, हाँ हाँ समझ गई बाबा, तुम्हारे आने से कितने दिनों बाद मुझे अपना बचपन जीने को मिल गया। अच्छा ये सब छोड़, चल मामा जी के पास, वो भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। रानी मन में ही बोलती है, आप कितनी अच्छी हो दीदी, इतनी तकलीफों के बावजूद भी आप ऐसे बिहेव करती है जैसे कि कुछ नहीं हुआ है। और प्यार से बोलती है, ठीक है चलिए। फिर दोनों बहनें उनके कमरे में तरफ चले जाते हैं। इधर बेड पर लेटे लेटे राजेश जी राधा से पूछते हुए बोलते हैं, रानी बेटी कब तक आएगी, हमारी शाम की ट्रेन भी है।
इस पर अभी राधा कुछ बोल पाती उससे पहले ही रानी ने अंदर आते हुए बोली, मैं आ गई माँ पापा। उसकी आवाज सुनते ही दोनों एकदम से पीछे मुड़ देखने लगते हैं। राधा जो कि रानी से बहुत ही प्यार करती है, इसे अपने आंखों के सामने देख एकदम से खुश हो बोली, आ गई मेरी बच्ची, देख तो कितनी पतली हो गई है तू, वहां कुछ खाने को नहीं मिलता था क्या? अजी तुम उसे सांस तो ले लेने दो, आते ही शुरू हो गई, अब आ गई है ना तो तुम ही खाना खिलाना। हाँ हाँ खिलाऊंगी ही, इतने दिनों से औरों को तो खिलाती ही हूँ ना, तो मैं अपने बेटी को क्यों नहीं खिलाऊंगी? राधा जी की ताने भरे शब्द सुन रानी बोली, माँ अब फिर शुरू हो गई, आप भी ना। पिया राधा की बात सुनकर अंदर ही अंदर कचोट गई, लेकिन अपने चेहरे पर बिल्कुल भी उदासी नहीं लाई ताकि किसी को पता ना चले। तभी राजेश जी बात को बदलते हुए बोले, आ गई बेटा तुम, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अब ट्रेन का भी टाइम होने वाला है, हमें निकलने होगा। ठीक है पापा, मैं तुरंत फ्रेश होकर आती हूँ, तब निकल जाएंगे। ठीक है आप फ्रेश होकर आइए। कुछ देर बाद सभी मुंबई जाने के लिए निकल गए। राजेश जी के सभी परिवार अहमदाबाद के स्टेशन पर पहुंच चुके थे। चूंकि ट्रेन को आने में कुछ देरी हो गई थी, इसलिए वो लोग वहीं बैठकर गाड़ी आने इंतजार करने लगे। तभी राजेश को खांसी होने लगी। जब पिया ने राजेश को खांसते हुए देखा तो झट से वही कुछ दूरी पर एक दुकान था, वहां से पानी की बोतल खरीदने चली गई। लेकिन वो जैसे ही दुकान पर पहुंची, वहां कुछ बदमाश लड़के पहले से ही मौजूद थे। वो लोग पिया को देखकर उस पर गंदे गंदे कमेंट करने लगे, लेकिन पिया की हिम्मत नहीं हुई कि उसे कुछ कह पाती। उल्टा वो खुद ही उन सब बदमाश लड़कों से डरने लगी और जल्दी से वहां से निकलना चाहा। लेकिन वो जैसे ही उस दुकान से जाने के लिए अपने कदम बढ़ाई, वो सारे लड़के उसके सामने आकर खड़े हो गए। अब तो बेचारी पिया डर के मेरे घबरा रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहां अचानक से रानी आ गई और एक लड़के को जोरदार तमाचा मारा। सभी लड़के पिया को छोड़ रानी को देखने लगे कि तभी वहां पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। ये सबसे लड़के भाग गए। पिया झट से रानी के गले लगते हुए बोली, तू एकदम सही वक्त पर आ गई रानी, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। कुछ भी नहीं होता दीदी, और आप इतनी डरती क्यों हो? ये दुनिया डरने वाले को और भी डराती है। मैं जानती हूँ कि आपने बचपन से ही काफी कुछ सहा है, लेकिन अब आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। कब तक आप माँ के बेमतलब के ताने सुनती रहेंगी? पिया बात को बदलते हुए बोली, अच्छा वो सब छोड़, चल ट्रेन आने ही वाली है। मुंबई। अगली सुबह ट्रेन मुंबई स्टेशन पर पहुंच जाती है। राजेश और उसका सभी परिवार वहां उतर जाता है। कुछ देर बाद राजेश बोलता है, पिया बेटा, आलोक जी ने आपको कुछ एड्रेस वगैरह बताया था क्या? इस पर राधा जी झट से कह देती है, आप इस अनपढ़ से क्या पूछते हो जी, आप ही कॉल करके पूछ लो ना कि हमें कहाँ आना है। आप चुप रहेंगी थोड़ी देर, भगवान की कृपा से। जब भी मुंह खोलती है बस बेचारी बच्ची के लिए बुरा भला ही कहती है। तभी पीछे से एक आवाज आई, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आप सभी को लेने आया हूँ। ये आवाज सुनते ही सभी पीछे मुड़कर देखने लगते हैं तो उन्हें आलोकनाथ दिखाई देता है। आलोकनाथ जी आप यहाँ पर, आपने क्यों तकलीफ किया, आप बता देते तो हम खुद ही आ जाते। ये बात राजेश जी थोड़ा खांसते हुए बोले, आपने वैसे ही हम पर बहुत एहसान किया है। राजेश जी को इस तरह से खांसते हुए देख आलोक जी जल्दी से उन्हें सहारा देते हुए बोले, पहले आप यहाँ बैठ जाइए, आपकी तबीयत सही नहीं है। और फिर इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? हमने आपके साथ अपने जीवन का 1/3 जीवन जिया है, उस हिसाब से तो आप सब भी हमारे परिवार ही हुए ना। और मुसीबत में तो परिवार ही काम आता है ना। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? जी, तो अब घर चलते हैं, वहां देविका भी आप सब से मिलना चाहती है। जैसे ही आलोक जी पिया और रानी को देखते हैं, उन्हें देख वो बोल पड़ते हैं, अरे आपकी दोनों बिटिया इतनी बड़ी हो गई। पिया ने आगे आके आलोक जी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ली, फिर रानी ने भी उनका पैर छू लिया। बस बस बच्चों, आप दोनों हमेशा खुश रहो, ये बोलकर सभी आलोकनाथ के घर के लिए निकल गए। कुछ देर बाद वो सभी घर पहुंच गए। आलोक जी अंदर आते ही बोले, देविका देखो कौन आया है। कौन है जीजो, आप इतने खुश हुए जा रहे हैं? ये बोलते हुए वो बाहर आकर देखी तो राजेश के सभी परिवार उसके सामने ही खड़े थे। अरे राजेश भाई, राधा जी आप लोग आ गई। मैं तो कल से ही नहीं सो पाई हूँ आप लोगों से मिलने की खुशी में। तभी राधा जी भी बोल पड़ी, मैं भी बहुत है खुश हूँ देविका जी आपसे मिलके। भाभी जी, हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम कभी मिल भी पाएंगे, लेकिन सब समय का ही खेल है। तभी दोनों बहनों ने आगे बढ़कर देविका के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए बोली, प्रणाम चाची जी। अरे तुम दोनों इतनी बड़ी हो गई, मैंने तो तुम दोनों को बहुत छोटे में ही देखा था। इस पर आलोक जी मुस्कुराते हुए बोले, अब क्या इन सभी को तुम दिन भर यही खड़ी रखोगी या अंदर भी ले जाओगी? अरे मैं तो इन लोगों से मिलने की खुशी में इन्हें अंदर बुलाना ही भूल गई। आया ना, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय पानी लाती हूँ। तभी पिया बड़े ही नरमी भरे आवाज में कहती है, चाची जी अगर आप बुरा न माने तो मैं भी आपके साथ चलूँ, आपकी मदद हो जाएगी।
तुम क्यों ये सब करोगी बेटा? तुम भी तो थकी हो ना, मैं लेके आती हूँ, तुम तब तक आराम से बैठो। तभी राधा बोल पड़ती है, अरे देविका जी, इसकी तो ये सब करने की आदत है, आप इसे ही करने दीजिए, देखिए मना मत कीजिएगा। देविका अब कुछ भी नहीं बोल पाए और पिया को अपने साथ लेके अंदर रसोई में चली गई। उन दोनों ने सभी के लिए नाश्ता लाया। पिया ने तब तक झट से चाय बनाकर तैयार कर लिया। जब देविका ने देखा तो उसे बहुत ही हैरानी हुई। उसने पिया से पूछा, पिया बेटा, तुमने ये सब इतनी जल्दी और इतनी आसानी के कैसे कर लिया? चाची जी, मुझे बचपन से ही ये सब करने की आदत है, तो शायद उसी वजह से आपको लगा कि मैंने जल्दी कर लिया। पिया काम करती हुई बड़ी ही सादगी से जवाब दिया। उसके जवाब ने देविका को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये वही बच्ची है ना जो बचपन में रवि के साथ खेला करती थी, लेकिन आज इतनी समझदार और इतनी सरल, भगवान भला करे इसका। ये बात देविका जी मन में सोचते हुए बोली और बाहर जाकर सबके साथ बैठकर बातें करने लगी। अभी वो सभी कुछ देर बातें कर ही रही थी कि तभी रवि बाहर से अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए अंदर चला आ रहा था और इधर से पिया रसोई घर से निकल के हॉल में जा रही थी। इन दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं देखा था, इसलिए रवि और पिया आपस में टकरा गए। जैसे ही ये टकराए, पिया जमीन पर गिरने ही वाली थी कि रवि उसे अपने दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़कर अपनी बाहों में ले लेता है। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं। लेकिन जब रानी ने आगे आके पिया से पूछा, दीदी आप ठीक है ना, तो पिया ने खुद को रवि के बाहों से अलग किया और रानी को देखते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। रवि अपनी माँ के पास जाकर पूछा, माँ ये सब कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने ये सारी बातें माँ से इसीलिए पूछ क्योंकि रवि की अपने पापा से ज्यादा नहीं बनती थी। इस पर देविका जी मुस्कुराते हुए रवि की तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम्हें याद है वो अहमदाबाद वाले राजेश अंकल? हाँ माँ याद है, लेकिन ज्यादा अच्छे से नहीं। लेकिन आज आप मुझे ये क्यों पूछ रही है? ये वही राजेश भाई और राधा जी है, और ये दोनों तुम्हारी बचपन की दोस्त पिया और रानी है। जैसे ही देविका की उन सभी का परिचय देती है, रवि राजेश जी की तरफ जाते हुए बोलता है, प्रणाम अंकल, प्रणाम आंटी। इस पर दोनों ने एक साथ बोला, खूब खुश रहो बेटा। तभी रानी खुश भरे अंदाज में बोल पड़ती है, वाह रवि, तुम तो काफी हैंडसम हो गए हो, ऊपर से बॉडी भी बना ली है। रवि रानी के पास आकर बोला, हाँ वो तो मैं बचपन से ही हैंडसम हूँ, लेकिन तू भी कितनी बड़ी हो गई है, दिखने भी अच्छी लग रही है। अब मजा आएगा, हम दोनों साथ में मस्ती करेंगे। तू कुछ भूल रहा है यार रवि? मैं और कुछ भूल रहा हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कुछ भी और कभी भी नहीं भूलता हूँ। ये बातें रवि ने पिया की तरफ देखते हुए बोला। पिया जो बेचारी इतने लोगों के बीच में भी खुद को बिल्कुल अकेली महसूस करने लगी थी। तभी रानी बोली, अरे हम दोनों नहीं बल्कि हम तीनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे, हमारे साथ पिया दीदी भी तो है। देख रानी, मैं जानता हूँ कि ये तेरी बहन है, लेकिन तू इसको मेरी दोस्त मत बोलना आइंदा। मेरी दोस्त सिर्फ तू है, ये लड़की नहीं। रानी रवि के पास जाते हुए बोली, ये क्या बोल रहा है तू रवि? बचपन में तो तू मुझसे ज्यादा पिया दीदी से अपनी बातें शेयर किया करता था, तो अब क्या हो गया? हाँ, पर शायद वही मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। पर अब मुझे इसका चेहरा भी देखने का मन नहीं है, तो इसे बोल दो कि ये अपने काम भर से ही मतलब रखा करे और मेरे आसपास ना आए। पिया रवि का ऐसा व्यवहार खुद के लिए देखकर अंदर ही अंदर रोए जा रही थी और मन ही मन बोले जा रही थी, क्या मैं इस दुनिया में एक बोझ हूँ? अब ये भी मुझसे दोस्ती रखना नहीं चाहता है। शायद मैं किसी के लायक ही नहीं हूँ। और वहां से वो रसोई घर की तरफ भागकर चली गई। इधर सभी रवि का गुस्सा पिया के प्रति देखकर हैरान थे, और रवि बिना किसी को कुछ जवाब दिए ऊपर अपने कमरे में चला गया। रानी वही खरी खरी खुदले मन में बोली, ये तूने अच्छा नहीं किया है रवि। दीदी को सभी सिर्फ ताने ही मारते हैं, लेकिन वो तुझे अपना दोस्त समझती थी, लेकिन आज तूने भी उसे ताना मारा, ऊपर से ये भी कह दिया कि वो तेरे दोस्ती के लायक नहीं है। ये बिल्कुल भी सही नहीं बोला तूने। ये कहते हुए वो भी पिया के पास रसोई घर की तरफ चली गई। इधर सभी घर वाले इस बात से हैरान थे कि आखिर रवि पिया के साथ अपनी दोस्ती कब खत्म कर दिया। वो तो कितने अच्छे बचपन ले दोस्त थे। माहौल को ज्यादा शांत देख आलोक जी बोले, आप सब चिंता ना करें, वो सब बच्चे अपने में देख लेंगे। राजेश जी आप आराम कीजिए अब। हम वो तीनों तो बचपन में भी ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहे थे, अभी भी वही हाल है इनका। ये कहते हुए राजेश जी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आए। राधा मन ही मन बहुत ही खुश हो रही थी कि रवि पिया का चेहरा तक देखना नहीं चाहता है। क्यों ना मैं अपनी रानी बिटिया की शादी रवि के साथ करा दूं। कितना बड़ा घर है इनका, मेरी बेटी तो यहाँ महारानी बनकर रहेगी। तभी राजेश राधा को बोलते हैं, कौन सा सपना दिन में ही देखने लगी है आप? चलिए। राधा अचानक से अपने सपने से बाहर आकर बोली, कुछ नहीं बस ऐसे ही, चलिए आप आराम कर लीजिए। और वो दोनों गेस्ट रूम की तरफ चले गए। इधर पिया रसोई घर में कुछ से कुछ काम करके अपना मन बहला रही थी। तभी पीछे से रानी आके उसके गले से लगकर बोली, क्या हुआ मेरी दोस्त को?
पिया रानी की आवाज सुनकर उसके तरफ मुड़ कर बोली, कुछ भी तो नहीं, और फिर मुझे क्या होगा? मैं जानती हूँ दीदी, आप कभी भी अपनी तकलीफ किसी को नहीं दिखाती है, सिर्फ अंदर ही अंदर घुटती रहती है। लेकिन मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल सकती है। रानी, मैं तुझसे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं तो बस यहाँ पर कुछ काम बच गया था, वही करने आई हूँ। अब हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो हमारा भी तो ये फर्ज बनता है कि हम भी इस घर के काम में कुछ मदद कर दे। अकेली देविका चाची ये सब कैसे करेगी? ठीक है दीदी, आप हमें नहीं बताना चाहती है तो ना सही, पर आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप रवि की बात सुनकर खुद को सजा नहीं देंगी। अगर वो आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहता तो मुझे भी उससे कोई दोस्ती नहीं करनी है। ये सुनते ही पिया झट से बोल पड़ी, देख रानी, हो सकता है रवि के दिमाग में कोई बात हो मुझे लेकर, अब वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ, अगर तू मेरे खातिर अपनी दोस्ती रवि से तोड़ लेगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी मुझे इन सब की आदत है। ये क्या बात हुई दीदी कि आपको इस सब की आदत है? बात को बदलिए मत। अच्छा ठीक है, मैं नहीं तोड़ूंगी उससे दोस्ती, लेकिन हाँ, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, अगर वो मेरे सामने आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो जानता ही क्या है आपके बारे में, सिर्फ मुंह है तो कुछ भी बोल देगा। अच्छा बाबा, अब शांत हो जाओ और चल कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर शाम में मैं देविका चाची के कामों में हाथ बटा दूंगी। ये बोल दोनों बहनें कमरे की तरफ चली गई। तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी का पहला एपिसोड। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये स्टोरी जरूर पसंद आ रही होंगी।